नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 25 स्वर्ण समेत 100 पदक जीतने के ऐतिहासिक आंकड़े को छू लिया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ भारत ने 100 पदक के आंकड़े को पूरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए संपूर्ण भारतीय दल को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को हर एक पर अत्यंत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अमित शाह के 2 कार्यक्रम राजधानी देहरादून में हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने, साथ ही भाजपा मुख्यालय चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। देश के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी अंतिम चरण में इसरो ने तस्वीरें साझा की है। इस महीने के अंत तक क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण की योजना है। आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही है। बैठक में करों से लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बैठक में मोटे अनाज से बने उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी में कटौती को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 2000 रुपए के नोट बदलने का आज अंतिम दिन है। रिजर्व बैंक के अनुसार 3,43,000 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं, जबकि करीब 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। प्रेम सिंह तमांग ने जारी राहत और बचाव कार्यों पर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में बिजली और अन्य सुविधाओं को बहाल करना है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण सरकार ने पर्यटकों से राज्य में यात्रा न करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दें। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। लाचेन और लांचुंग में लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी लोगों को निकाला जा रहा है। केंद्र ने सहायता के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र की तरफ से सिक्किम को लगातार मदद दी जा रही है। राज्य की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने 45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वन्यजीव सप्ताह वॉकथॉन में भाग लिया। वॉकथॉन में छात्रों और स्थानीय समुदायों ने भी भाग लिया, जिसमें वन्यजीव संरक्षण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज 3 दिवसीय सागर परिक्रमा के 9वें चरण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरा समुदाय को सरकारी योजना के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मछुआरों से बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तथा मछुआरों और लाभार्थियों के लिए राज्य की योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। देश से 2 सालों में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 4 दशकों में वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सबसे कम हिंसा और मौतें 2022 में दर्ज की गई हैं। गृह मंत्री ने बैठक में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जा रहा है।
बीजेपी लगातार चुनावी राज्यों पर ध्यान दे रही है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। तेलंगाना में भाजपा राज्य परिषद बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। हैदराबाद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ये सभी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि सोनिया, राहुल, प्रियंका की पार्टी है। एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ रहा है वह है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को वैश्विक वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कारोबारियों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में पीएम मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन ने गुजरात को देश का विकास इंजन बना दिया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, चिकित्सा, इन सभी मुद्दों में राज्य सरकार के विफल होने का आरोप लगाया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन कल से 2 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही तंजानिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वह इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश बैठक में भी भाग लेंगी। यह यात्रा भारत और तंजानिया के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ के मोदी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को वंदन करते हुए पीएम मोदी ने देश में पहली बार महिलाओं की संसद में भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण को पारित कराया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया। एनआईए ने कहा कि केंद्र और राज्य की खुफिया, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंक के तंत्र को खत्म करने और आतंकी फंडिंग को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दिल्ली के द्वारका में IICC यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट 20 का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इन सत्रों में इस बात पर विचार विमर्श होगा कि G20 सदस्यों और अतिथि देशों की संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है। शिखर सम्मेलन का साझा बयान के साथ होगा, जिसमें G20 सरकारों में समानता, समावेशिता और शांति के आधार पर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान का आग्रह किया जाएगा। G20 के तहत पार्लियामेंट 20 एक ऐसा समूह है जिसमें G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष शामिल हैं। समूह का मुख्य उद्देश्य संसदों को वैश्विक शासन व्यवस्था के साथ जोड़ना है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी भी आज ईडी के समक्ष पेश हुए। कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस समय ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर हैं। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि संजय सिंह के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोप है कि संजय सिंह के घर पर 2 बार में 2 करोड़ का लेन देन हुआ। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आपकी सच्चाई आज जनता के सामने अन्ना आंदोलन से राजनीति में प्रयोग और कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी का सच आज जनता के सामने आ गया है। भाजपा ने कहा कि आप पार्टी के एक के बाद एक मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सच जनता के सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव का दर्जा देने की घोषणा की है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले 12 घंटों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश की स्थिति में भी सुधार हुआ है। शहर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ के पानी का जलस्तर कम हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार से सहायता मिल गई है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के लामफेलपट में कल 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लामफेलपट जलाशय का पुनरुत्थान, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना के साथ सीवरेज प्रणाली योजना पर लगभग 1900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। उसके बाद याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले में कोर्ट जनवरी में आगे की सुनवाई करेगा। एमपी और राजस्थान में चुनाव के पहले सीएम की तरफ से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी ने दोनों राज्यों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए भाजपा द्वारा नए युग के रावण ट्वीट के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में लगातार चौथी बार कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसमें आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किश्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल मुद्रास्फीति घटकर 4.6% हो गई है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह 7.3% थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चौथी द्विमासिक 3 दिवसीय बैठक के बाद बताया कि बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत शहरी सरकारी बैंकों के लिए स्वर्ण ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। आरबीआई ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष की समय सीमा को 31 दिसंबर 2025 तक विस्तारित करते हुए इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। जीआर इंफ्रा के प्रबंध निदेशक अजेंद्र अग्रवाल ने कहा, यह सरकार बुनियादी ढांचे की भूमिका को अच्छी तरह से समझती है। हमने गुजरात में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हम ऐसे और अवसरों में भाग लेंगे और गुजरात और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। एमआर प्रॉपर्टीज के सीईओ अमित जैन ने कहा कि देश में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई है। कंपनी अगले साल जनवरी में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कुछ घोषणाएं कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की मैगजीन अयस्क उत्पादक मॉयल का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का उत्पादन 45% बढ़कर 8.15 लाख टन हो गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में उसने 5.63 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया था। आभूषणों के रिटेल नेटवर्क का संचालन करने वाली कंपनी जोया लुकास इंडिया लिमिटेड अगले 2 वर्षों में करीब 2400 करोड़ रुपए के निवेश से 40 नए स्टोर शुरू करेगी। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी दी है। एयर इंडिया ने विमान देखभाल के उद्देश्य से लगभग 10 लाख कलपुर्जे रखने के लिए दिल्ली में एक विशाल भंडारण इकाई शुरू की है। वाणिज्यिक कर विभाग ने बेंगलुरु में अघोषित गोदामों में बेहिसाब भंडार रखने और कर चालान जारी किए बगैर माल को बेचने के बारे में जानकारी मिलने के बाद 100 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों पर छापेमारी की। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई।
अमेजन ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 2 उपग्रहों की जोड़ी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इन्हें कुइपरसेट 1 और कुइपरसेट 2 नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट कुइपर पृथ्वी की निचली कक्षा में 3236 उपग्रहों के समूह के माध्यम से वैश्विक ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाने की एक पहल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। राज्य के प्रमुख के रूप में स्टेनमेयर और बाइडेन के बीच ये पहली बैठक थी। जर्मनी के राष्ट्रपति स्टेनमेयर ने कहा कि बर्लिन और वॉशिंगटन यूक्रेन के लिए अपने समर्थन पर अडिग हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए कांग्रेसी रिपब्लिकन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मेक्सिको में एक बस दुर्घटना में वेनेजुएला और हैती के 16 प्रवासियों की मौत हो गई। इस घटना में लगभग 27 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दुर्घटना अमेरिका मेक्सिको सीमा पर हुई, जहां प्रवासी यात्री बस, ट्रक या मालगाड़ी में सवार होकर मेक्सिको पार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो भी हाउस स्पीकर बनेगा वह उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाउस स्पीकर के लिए प्रतिनिधि जिम जॉर्डन का समर्थन किए जाने पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया। जेल में बंद ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। 51 साल की नरगिस फिलहाल ईरान की एवान जेल में कैद है। नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। इसमें लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी जाएगी। यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रीय नेताओं ने स्पेन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला है। इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट बरसाए गए हैं। रॉकेट की बौछार में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वैगनर समूह के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में हुई मौत के कारणों पर जांचकर्ताओं ने अभी तक अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है। रूस के ताजा हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यह हमला नागरिकों पर जानबूझकर किया गया हमला था। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खुशी जताई। हॉकी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब खेल के लिए माहौल बन रहा है। एशियाई खेलों में भारत को 100वां पदक कबड्डी में मिला। महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ज्योति सुरेखा ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल मैच में कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी में एक बार फिर परचम लहरा दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने एक तरफा फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने इससे पहले 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों के इतिहास में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। भारतीय पुरुष ब्रिज टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम को फाइनल में हांगकांग के खिलाफ शिकस्त मिली। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में एच.एस. प्रणॉय को कांस्य पदक मिला। एशियन गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत को यह पदक 41 साल बाद मिला है। भारत ने सेपक टैक्रो में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल कर लिया है। भारत ने रेगू ट्रॉय में यह पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में थाईलैंड के हाथों 10-21, 13-21 से शिकस्त मिली।
कुश्ती में भारत की सोनम मलिक ने कांस्य पदक जीता। सोनम ने महिलाओं के 62 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सोनम ने चीन की जियोलोंग को मात दी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आज दिन का पहला मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। वहीं दिन के दूसरे मैच में आज दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत श्रीलंका से होगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से हराने में सफलता पाई थी। रामायण धारावाहिक में राम सीता के रूप में मशहूर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की जोड़ी 36 साल बाद फिर रुपहले पर्दे पर दिखाई देगी। दीपिका ने फिल्म से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी का आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त भी हैं, जो विलेन का किरदार निभाएंगे। कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सर्जा की अपकमिंग फिल्म मॉर्टिन का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रिलीज डेट की घोषणा जल्द की जाएगी। तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को भारतीय सांकेतिक भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। ऐसा करने वाली यह पहली फिल्म होगी। अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज होगी। अभिनेता सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 OTT पर रिलीज हो चुकी है। दर्शक इसे G5 पर देख सकते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने केबीसी होस्टिंग के दौरान खुलासा किया है कि वो बीएससी के पेपर में फेल हो गए थे। फिजिक्स उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और रट्टा मारने के बाद भी वे इसमें फेल हो गए थे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।